नमस्कार, मनी गुरु की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। त्योहारों के शुरू होते ही फेस्टिव शॉपिंग सीजन की भी शुरुआत हो जाती है। त्योहारी सीजन में कई आकर्षक ऑफर भी आते हैं और कंज्यूमर स्पेंडिंग बढ़ने की भी उम्मीद है। आज बताएंगे कैसे बनाए त्योहारी सीजन का फाइनेंशियल प्लान, जिससे फिजूल खर्ची से बचने में मिलेगी आपको मदद। और इसी में हमारी मदद करेंगे हमारे दो खास एक्सपर्ट्स, पंकज मटपाल MD ऑप्टिमा मनी और पूजा भिंडे सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर। पंकज जी और पूजा, आप दोनों का स्वागत करते हैं और इस त्योहारी सीजन की गणेशोत्सव की बहुत बहुत बधाई आपको देते हैं। साथ ही में तो फेस्टिव सीजन हर किसी जगह हम देखते हैं एक अलग ही माहौल होता है, एक अलग ही खुमार होता है, इसलिए समझना और जानना जरूरी है कि इस त्योहारी सीजन में बजट ना बिगड़ जाए, इसका भी ख्याल रखने की जरूरत है। पंकज जी, आपसे शुरुआत करें तो ये फेस्टिव सीजन की प्लानिंग, हम तो कहते हैं कि रिटायरमेंट प्लानिंग, बच्चों की पढ़ाई की प्लानिंग और भी तरह तरह की प्लानिंग्स होती है। फेस्टिव सीजन की प्लानिंग क्या होती है? स्वाति जी नमस्कार, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं इस फेस्टिवल सीजन की। और जैसा आपने कहा अभी कि ये जो फेस्टिवल सीजन है इसमें एक्सपेंसेस काफ़ी होते हैं। हम हमेशा प्लानिंग करते हैं, बच्चों की पढ़ाई हो, शादी हो, इवन बाहर घूमने जाने के लिए भी प्लानिंग होती है। लेकिन अक्सर फेस्टिवल सीजन में जो खर्च होता है उसके बारे में बात कम होती है, प्लानिंग उस तरह से नहीं हो पाती है। और स्वाति, आप देखेंगी कि अगर हम साल में देखें तो इंडिया में बहुत सारे फेस्टिवल्स होते हैं और शायद कैलेंडर ईयर के फर्स्ट हाफ में कम होते हैं, सेकंड हाफ में ज़्यादा होते हैं। तो आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी, अदरवाइज ऐसा हो सकता है कि आप प्रिपेयर्ड ना हो और फिर उस वक्त पर आपको लोन वगैरह लेना पड़े, या आप अपना जो खर्च है सही तरीके से ना कर पाएँ जो आप करना चाहते हैं। तो बजटिंग, प्लानिंग, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, ये बहुत ही ज़रूरी हो जाती है। बिल्कुल, तो फेस्टिव सीजन की प्लानिंग करना बेहद ज़रूरी होता है और इसमें यूजुअली ऐसा हो जाता है कि हम कई आकर्षक ऑफर्स के में आकर्षक हो जाते हैं कि अरे फेस्टिव सीज़न की प्लानिंग करनी है तो किस तरीके से उसमें हम अलग अलग ऑफर्स का फ़ायदा उठाएं। लेकिन इस चक्कर में हो जाती है फिजूल खर्ची और फिजूल खर्ची से आपका बजट बिगड़ जाता है। तो यही समझने की कोशिश करेंगे कि ऑफर्स का सही फायदा कैसे उठाया जाए और कैसे त्योहार में फिजूल खर्ची से बचा जाए। पूजा, मुझे ज़रा ये समझाइए, त्योहारों में यूजुअली जैसे अभी मैंने बताया, क्योंकि ऑफर्स की भरमार होती है और त्योहारी सीजन में तो शॉपिंग का अपना अलग ही मज़ा होता है। यूजुअली ये फिजूल खर्ची हो कैसे जाती है, कैसे वो एक बैलेंस बिगड़ जाता है, कैसे हमारे वो जो थिन लाइन होती है बिटवीन स्मार्ट शॉपिंग और ओवर स्पेंडिंग, उसकी हम सीमा को लांघ लेते हैं? जी बिल्कुल। सबसे पहले तो थैंक यू स्वाति, एंड फेस्टिव की शुभकामनाएं आपको भी, जी बिजनेस के सारे दर्शकों को भी। जैसे पंकज जी ने भी कहा कि फेस्टिव प्लानिंग जो है वो हमें एवरी ईयर ऑन ईयर लगने वाली है। तो जैसे हम दूसरे गोल्स की प्लानिंग करते हैं, इसकी भी प्लानिंग करनी है। और जैसे ही आपने जैसे कहा कि शॉपिंग एक इस तरीके का खर्चा है जो मैं कहूँगी प्लान्ड भी होता है और अनप्लान्ड भी होता है। ठीक है, तो जब भी फेस्टिव से हम शुरुआत करें, जैसे रक्षाबंधन से शुरुआत करें, जन्माष्टमी, गणपति, इसके बाद नवरात्रि, दिवाली, क्रिसमस और न्यू ईयर, टेक्निकली जो पूरा सेकेंड हाफ है, जो 6 महीने हैं, मैं अगर समझूं तो हर एक फेस्टिवल में आपको कोई ना कोई खर्चा है। यहाँ तो आप गणपति अगर खुद अपने घर पे ला रहे हैं तो डेकोरेशन का खर्चा, लोगों को खाने पिलाने का खर्चा, शॉपिंग का खर्चा। दिवाली के टाइम पे हम ऑलरेडी गिफ्टिंग्स के बारे में हमेशा बात करते हैं कि वो एक एक एक्सपेंडिचर इस तरीके का है जिसमें हम काफ़ी टाइम लिमिट्स भी नहीं देखते। तो इस टाइम पे जो ऑफर्स आते हैं वो आपने बहुत सही कहा, ऐसे ऑफर्स आते हैं जहाँ पे ना कभी हमारी प्लानिंग नहीं होती है तो हम इस ऑफर के झांसे में आ जाते हैं, क्योंकि आपको इस तरीके के ऑफर्स आएंगे कि आपको कैशबैक मिलेगा, आपको 50% डिस्काउंट मिलेगा, आपको एक पे एक फ्री मिलेगा। तो आपको लगता है चलो हमारा ऑफर भी है और हमारा काम भी हो रहा है। लेकिन टेक्निकली अगर हम फिर पूरे साल की बजटिंग लेके बैठेंगे तो समझ में आएगा कि अरे बहुत ज़्यादा स्पेंडिंग हो गई। तो जैसे पंकज जी भी कह रहे हैं, हमें जो फर्स्ट 6 मंथ्स है उसमें इस तरीके से प्लानिंग करके एक मोटी बजट ले आना है कि कितना शॉपिंग और कितना फेस्टिव में मेरा खर्चा आता है। हर एक फैमिली का एक अलग बजट होता है, तो आपको एक बजट निकालना है और इस तरीके के जो ऑफर्स है इससे बचना है ताकि आपकी अननेसेसरी ओवर स्पेंडिंग ना हो जाए और जो प्लान है उस हिसाब से ही आपका बजट रहे। बिल्कुल।
अब क्योंकि ओवर स्पेंडिंग की बात की जा रही है, फिजूल खर्ची की बात की जा रही है, अब ऑफर्स इतने लुभावने होते हैं पंकज जी, तमाम ई कॉमर्स साइट्स हैं, बस अभी कुछ ज़्यादा समय के बाद हम देखेंगे, कुछ समय के बाद हम देखेंगे कि उनके भी ऑफर्स आ जाएंगे। अलग अलग ब्रांड्स के अपने ऑफर होते हैं और इस टाइम पे तो हर कोई भावनाओं में बहकर शॉपिंग भी करता है। तो जो हम बजट प्लानिंग की बात करें, स्पेशली जो एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग है, उसकी तो हम चर्चा करेंगे ही कि आप पहले से ही क्यों ना एक अच्छा प्लान बना के चले, साल भर का या महीने भर का या लॉन्ग टर्म का प्लान बनाकर चलें। लेकिन जो एक इमीडिएट जो एक अर्ज होती है स्पेंड करने की, उससे बचने के लिए किन बातों का ख्याल रखने की ज़रूरत है जिससे कि हम ओवरबोर्ड ना हो जाएं? बिल्कुल स्वाति, मैं पूजा की बात को आगे बढ़ाऊंगा। जैसा भी पूजा ने कहा कि जब त्यौहार होते हैं तो कई तरह के खर्चे होते हैं, और ये बात भी समझना जरूरी है कि त्यौहार हैं तो आपको बिल्कुल एंजॉय करना चाहिए, उस पर कुछ खर्च भी आपको करना चाहिए। अदरवाइज फिर त्यौहार का मतलब ही क्या है अगर आप उसको एंजॉय नहीं कर रहे हैं। लेकिन ये बात तय है कि आपका जो बजट है उसमें ही आपको खर्च करना चाहिए। तो लोन लेकर खर्च करना और अपने त्यौहार के सीजन में तो एंजॉय किया और बाद में फिर आप पछता रहे हैं या फिर आपको डिफिकल्टी फेस करनी पड़ रही है रीपेमेंट करने के लिए, तो वो नहीं होना चाहिए। और इसके लिए जरूरी है कि आप अपना बजट तय करें, विद इन द बजट आप खर्च करेंगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। और आपने जो पूछा कि शॉर्ट टर्म के लिए, जैसा हम बात कर रहे थे कि फर्स्ट कैलेंडर ईयर के फर्स्ट हाफ में त्यौहार उतने नहीं होते हैं, एक होली का त्यौहार आता है, बट अगर आप देखें रक्षाबंधन के बाद उसके बाद एक त्यौहार आते जाते हैं और खर्चा ज़्यादा होता है। तो यदि आप अपना कैश फ्लो देख रहे हैं तो आपको समझना चाहिए कि अगर जनवरी फरवरी मार्च में आपका खर्चा कम हो रहा है मंथली, तो आपका अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर में ज़्यादा होने वाला है। तो इसलिए उस वक्त पर आपको पैसा बचाना है अगले उन महीनों के लिए जिस टाइम पर खर्च ज़्यादा होने वाला है। दूसरी बात, जैसा मैंने कहा कि विद इन बजट होना चाहिए, तो बजट तय हो जाएगा तो आपको मालूम है कि कोई भी त्यौहार मुझे किस लिमिट में बनाना है। तो ये बात बहुत ज़रूरी है शॉर्ट टर्म के लिए। अगर लॉन्ग टर्म की बात करें, देखो हमने देखा है कि अक्सर डेकोरेशन तो की जाती है, पर अगर हम दिवाली की बात करें, कई बार लोग अपने घर को रिनोवेट कराने की बात सोचते हैं कि दिवाली का त्यौहार है, तो ये हमेशा तो आप करोगे नहीं। तो आपको पता है कि मुझे 5 साल के बाद करना है, 7 साल के बाद करना है, या मैं 5 साल के बाद इस तरह का दिवाली के साथ साथ ये कुछ एडिशनल थिंग्स करेंगे या हम घूमने जाएंगे, कुछ भी हो सकता है। और अक्सर लोग त्योहारों पे अपने रिलेटिव्स की यहाँ अपनी फैमिली से मिलने भी जाते हैं। तो ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग भी हो सकती है, जिसके लिए आप शुरुआत से ही एक प्लान बनाकर चल सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो खर्चों को कम करना, विद इन द बजट खर्च करना, और साथ ही लॉन्ग टर्म के गोल के लिए, लॉन्ग टर्म के खर्चों के लिए आपको इन्वेस्टमेंट करना, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। बिल्कुल, आपने लोन की यहाँ पर बात की और सही तरीके से बजट प्लानिंग की बात की, क्योंकि अब तो कई तरह के लोन मिल रहे हैं पूजा। मतलब जिस तरीके के ऑफर आते हैं, जैसे बाय नाउ पे लेटर हो गया है, नो कॉस्ट ईएमआई हो गया है, ये एक तरीके के लोन ही तो हुए, वेरी शॉर्ट टर्म लोन हुए, पर प्रॉपरली जो एक हॉलीडे के लिए लोन मिल रहे हैं, वीकेंड्स लोन मिल रहे हैं। तो ये जो ट्रेंड है लोन लेकर अपने एंटरटेनमेंट के खर्चों को पूरा करना, जिससे आपको खुशी मिलती है, ये ट्रेंड क्या एक्चुअली एडवाइजेबल है, ये मैं आपसे समझना चाहती हूँ। जी बिल्कुल स्वाति, इनफैक्ट मैं एक रिपोर्ट के बारे में बताऊंगी आपको। क्रिफ हाईमार्क जो लेंडिंग क्रेडिट ब्यूरो है, उसकी एक रिपोर्ट है जिसमें हाउ इंडिया सेलिब्रेट्स करके एक रिपोर्ट आई है, जिसमें एवरी ईयर फेस्टिव लेंडिंग का जो ये पीरियड है, जो फेस्टिव लेंडिंग ये लोग कह रहे हैं 20.2% से बढ़ रहा है। इनफैक्ट लास्ट ईयर फाइनेंशियल ईयर 2022 से फाइनेंशियल ईयर 2023 जो थर्ड क्वार्टर, सेकेंड क्वार्टर के बाद थर्ड क्वार्टर में ये लेंडिंग 24.2% से बढ़ी है। और हाल ही में अभी जो एस्टिमेट लगाया जा रहा है एमएसएमईज का, वो 40 to 50% इस साल लेंडिंग की एक्सपेक्टेशन की जा रही है। सो बिल्कुल सही कहा आपने कि काफ़ी टाइम, क्योंकि हम आज बात कर रहे हैं बजटिंग की, प्लानिंग की, किस तरीके से प्लानिंग करनी है। वैसे ही अगर प्लानिंग नहीं हुई लेकिन खर्चे हैं, क्या करना चाहिए, नीड्स वांट्स के बीच में अगर आपका कोई डिस्टिंग्विश नहीं है कि मुझे ज़रूरत कितना है और चाहिए कितना, तो ऐसे टाइम पे अगर आप देखें ना, तो एवरी इंडिविजुअल, आई वुड से, जिनका बैंकिंग अकाउंट है या नहीं भी है, उनको कॉल जाएगा
कि आपके ऊपर एक, आपके अकाउंट के ऊपर एक प्री अप्रूव्ड लोन है, पर्सनल लोन है, आपको कोई फैसिलिटी, आपको कोई चार्जेस नहीं लगेंगे, आपका डिसबर्समेंट इमीडिएटली हो जाएगा। क्योंकि ये सारे जो ऑफर्स है, कैशबैक, बाय नाउ पे लेटर, ये सारे ऑप्शंस अब आपको ये सेकंड हाफ में मिलेंगे। क्योंकि यही तो चीजें है ना, जब हम प्लानिंग नहीं करते और ये टाइम पे अगर आपको इस तरीके के ऑफर्स आते हैं, इस तरीके के लोन ऑप्शंस आते हैं, तो हम वहीं पे फिसल जाते हैं। उनको लगता है ठीक है लोन ले लेंगे और अभी ईएमआई चुका देंगे या बाद में चुका देंगे। तो ये चीज को आज हम इसी माध्यम से कह रहे हैं कि अगर आप प्लानिंग करेंगे तो आपको इस तरीके के फिजूल के लोन लेने की जरूरत नहीं। आपने एक और बात कही कि ट्रैवल लोन, तो जैसे पंकज जी भी आज कह रहे हैं कि हमारा जो प्लानिंग है रिगार्ड्स टू फेस्टिवल बजट, लेकिन इसी टाइम पे अगर समझो किसी को फेस्टिवल मनाने अपने गांव जाना है या फिर फेस्टिवल के टाइम पे कोई रिनोवेशन करना है, तो ऑलरेडी खर्चे हो रहे हैं, तो ये सारी चीजों के लिए आपको लगता है चलो लोन ले लेते हैं। तो यहाँ पे हमें बचना है लोन लेने से, और इसलिए हमें थोड़ी प्लानिंग पहले से करनी है। चलो ये साल की तो हम ऑलरेडी फेस्टिव सीजन में हैं, लेकिन अगले साल की प्लानिंग आप शुरुआत करें। और ये जो हम आंकड़े देख रहे हैं लोन्स के और किस तरीके के फेस्टिव लेंडिंग हो रही है एवरी ईयर, तो उसको हमें प्लानिंग के माध्यम से कम करना है, ताकि हमारी प्लानिंग, जो हम हमेशा कहते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग, बजटिंग होना चाहिए, वो सिस्टमैटिकली आप कर सकते हैं। बिल्कुल, एक छोटा जवाब पंकज जी, क्योंकि हम ये तमाम ऑफर जिसकी बात कर रहे हैं, जो जिसकी शुरुआत अब फेस्टिव सीजन में होने ही वाली है, जो हम दिखा भी रहे हैं, जैसे नो कॉस्ट ईएमआई ऑफर्स होते हैं या कैशबैक ऑफर होते हैं, बाय नाउ पे लेटर ऑफर होते हैं, इनका फायदा भी होगा डेफिनेटली। ऐसा नहीं है कि सिर्फ नुकसान ही है, पर एक स्मार्ट तरीके से ऐसे ऑफर्स का फायदा कब उठाया जा सकता है? स्वाति, ये सबवेंशन स्कीम होती है। बेसिकली आप जो कोई प्रोडक्ट बाय करते हैं तो आपके नाम पर एक लोन स्टार्ट हो जाता है, लेकिन उसका इंटरेस्ट आप नहीं पे करते, बल्कि जो वो ब्रांड है, वो कंपनी है, वो पे करती है। तो ऐसे में यदि आप कोई चीज़ लेना चाह रहे थे और यहाँ पर आपको उसके ऊपर कोई भी ऑफर मिल रहा है, या फिर आप समझते हैं कि कुछ टाइम के लिए आपको पेमेंट नहीं करना है, लेकिन आपकी कैपेसिटी है टाइम पर रीपे करने की, तो आप कर सकते हैं। लेकिन अक्सर जो ये ब्रांड आपको ये ऑफर देते हैं, उनका मकसद यही होता है कि उनकी चीज़ ज़्यादा बिके। और बैंक्स को ये बात पता है कि सब ना सही, लेकिन कुछ लोग तो ऐसे होंगे जो टाइम पर रीपे नहीं करेंगे और इंटरेस्ट पे करेंगे। तो क्योंकि एक फिक्स टाइम के अंदर आपको एक पेमेंट करना होता है, तो इसके लिए यहाँ पर समझने वाली बात यही है कि ज़रूरत है तो आप ऑफर का फायदा ले सकते हैं, लेकिन ये सोचकर कि ऑफर मिल रहा है इसलिए जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं है आप वो भी बाय कर लें, वो नहीं करना चाहिए। बिल्कुल, तो आप बिल्कुल स्मार्ट शॉपर बनिए, स्मार्ट इन्वेस्टर बनिए और त्योहारी सीजन का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाइए। अब आप अपने त्योहारी सीजन को प्लान ही करना चाहते हैं और ये लास्ट मिनट के ऑफर्स में ईएमआई से घिरने से बचना चाहते हैं, तो कैसी प्लानिंग की ज़रूरत है, इस पर चर्चा थोड़ी देर में। त्योहार में जरा बजट संभाल के कैसे करनी है आपको फेस्टिव सीजन में अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग, इस पर कर रहे हैं खास चर्चा पूजा भिंडे। पंकज भटपाल हमारे साथ हैं। मैं एक क्विक रिएक्शन पंकज जी से भी लेती हूँ, उसके बाद मैं पूजा आपके पास फिर से आऊंगी। पंकज जी, प्लानिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपने कहा था कि कई बार दिवाली पे जैसे लोग एक लॉन्ग टर्म प्लान रखते हैं कि उनको एक अपना घर रेनोवेट करना है या कोई महंगी चीज़ खरीदनी है। फेस्टिव सीजन सिर्फ कपड़े इलेक्ट्रॉनिक खरीदने का सीजन नहीं होता, लोग तो गाड़ियां भी खरीदते हैं, घर भी खरीदते हैं। इसलिए इस तरीके की जो फेस्टिव शॉपिंग होती है, जो थोड़ी भारी भरकम होती है जेब पर, उसकी तैयारी कैसे करें? बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, जब हम बात कर रहे हैं घर खरीदने की, गाड़ी खरीदने की, क्योंकि हम चाहे गणपति फेस्टिवल की बात करें, दिवाली की बात करें, अक्सर नई चीज़ खरीदने का ट्रेंड है। तो ऐसे में, लेकिन ये रोज का नहीं है। आपको मालूम है कि गाड़ी खरीदनी है तो कितने साल के बाद खरीदनी है, घर खरीदना है कितने साल के बाद खरीदना है। तो आप उस हिसाब से लॉन्ग टर्म की अगर प्लानिंग कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आप थोड़े थोड़े पैसे बचाइए, इन्वेस्ट कीजिए, और वहाँ इन्वेस्ट कीजिए जहाँ पर आपको थोड़े बेहतर रिटर्न्स मिल सकें। जितना लंबा समय होगा उस हिसाब से आप एसेट क्लासेस का और स्कीम्स का चुनाव कर सकते हैं। तो ज़रूरी है, जब आप बात कर रहे हो कि 2-4 महीने के बाद में आपको ज़रूरत पड़ेगी पैसे की, वहाँ पर आपको लिक्विडिटी और पैसे की सेफ्टी ज़रूरी है, लेकिन पैसा बचना चाहिए। लेकिन जब बात होती है लंबे समय की और बड़े खर्चों की, हम यहाँ पर 20-25 हज़ार की बात नहीं कर रहे हैं जहाँ पर आपको लाखों में खर्च होने वाला है।
तो वैसे में आपको उस हिसाब से प्लानिंग करनी होगी। तो रेगुलरली आप SIP कीजिए, आप लमसम इन्वेस्टमेंट कीजिए और डिफरेंट एसेट क्लासेस में उसको एलोकेट कीजिए। बिल्कुल। पूजा, अब ये बताइए कि हमें हर महीने टुवर्ड्स इस ऐसी तरीके की फेस्टिव शॉपिंग की स्पेंडिंग के लिए कितना सेव करना चाहिए? मानो अगर मैं निवेश की भी बात नहीं कर रही हूँ, मैं सेव करने की बात क्यों, कितना हमें अलग रखना चाहिए? यूजुअली हम बजटिंग का 50-30-20 रूल जो है उसकी बात करते चलिए। कुछ टेक्निकल फॉल्ट है, मैं पूजा के पास थोड़ी देर में आती हूँ। पंकज जी, यही सवाल आपकी तरफ डायरेक्ट करती हूँ। हम कहते हैं कि एक जो महीने का बजट होता है उसमें आपको एक छोटा प्रपोर्शन है जो रखना चाहिए अपने लाइफस्टाइल जो है उसके खर्चों के लिए। तो महीने के हिसाब से कितना आपको रखना, आपको लगता है कि होना चाहिए किसी के पास ऐसे खर्चों के लिए पैसा? बिल्कुल। देखिए, यहाँ पर अगर हम बात करें आपके शॉर्ट टर्म खर्चों की, यानी कि हम उस साल में बात कर रहे हैं कि आपके जो रेगुलर खर्चे आएंगे, कोई भी त्योहार होगा, आपको गिफ्ट देना हो या डेकोरेशन हो या फिर किसी भी तरह ट्रैवलिंग वगैरह हो, उस तरह के खर्चे के लिए आपको अपने जो भी इनकम है उसमें से यदि आप 5-10% भी रेगुलरली बचाएंगे, यानी पहले 6 महीने में बचाया, तो बाद के जो 6 मंथ्स हैं वहां पर आपका काम चल जाएगा। तो यहाँ पर, और फिर ये भी कोई फिक्स नहीं है, ये डिपेंड करेगा कि आपका लाइफस्टाइल कैसा है, आप कितना खर्च कर सकते हैं और कितनी आपके हाउस होल्ड इनकम है, उन बातों पर भी काफ़ी हद तक निर्भर करेगा। लेकिन ये बात तय है कि अगर दिवाली पे आपको अपने हो सकता है नेटिव प्लेस जाना है या फैमिली के साथ मिलना है, तो उस वक्त पर खर्चा आपका अधिक होने वाला है। और एक बात और मैं बता दूं स्वाति, हमेशा ध्यान रखिए, अगर आपको फेस्टिवल सीजन में ट्रैवल करना है तो टिकट्स महंगी हो जाती हैं और बाकी चीज़ें महंगी हो जाती हैं। तो पहले से वो भी आपको एडवांस में बुकिंग करनी है, पहले से प्लान करना है ताकि ये चीज़ें आपको कम रेट पर मिल सके, वो भी ज़रूरी है। और जैसा हमने कहा कि थोड़ा आपको पैसा हर महीने बचाना चाहिए और लॉन्ग टर्म के हिसाब से तो आपको इन्फ्लेशन को ध्यान में रखते हुए एक बजटिंग करनी पड़ेगी, प्लानिंग करनी पड़ेगी कि कितनी ज़रूरत है वो चीज़ को अचीव करने के लिए। तो इस तरह से आपको प्लान करना पड़ेगा। बिल्कुल, ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स कुछ बताई पंकज जी। इनफैक्ट जो हम एक ट्रेंड देखते हैं फेस्टिव सीजन में, जब हम देखते हैं कि महिलाओं की स्पेंडिंग भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। एक ऐसा टाइम होता है जो महिलाएं भी बढ़ चढ़ कर खर्च करती हैं। तो ऐसे में महिलाओं के लिए ख़ास टिप्स पूजा क्या रहेंगे कि कई तो हाउसवाइफ्स भी होती हैं, कई वर्किंग वुमेन हैं, तो इस हिसाब से मानिए जो हाउसवाइफ्स उनके पास एक पर्टिकुलर किटी रहती है पैसों की और एक स्पेंडिंग वर्किंग लेडीज़ की भी रहती है, उनको इस तरीके की स्पेंडिंग को कैसे मैनेज करना चाहिए? जी बिल्कुल स्वाति, अगेन जैसे हम बजटिंग की ही बात कर रहे थे कि हर महीने आप थोड़ा बहुत सेव कर सकते हैं। जैसे हम बात करें कि अगर हर महीने अगर आप फॉर एग्जाम्पल आपके बजट के हिसाब से समझो, अगर आप लाख रुपए का बजट सोचते हैं कि मुझे लगने वाला है, तो आप महीने के हिसाब से 9 से 10 हज़ार रुपये आप अलग से पार्क करिए। जैसे हम इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, तो आप एक शॉर्ट टर्म डेट फंड, आर्बिट्राज फंड, इस तरीके के फंड्स के लिए प्लान कर सकते हैं। अगर 1 साल के अंदर ही आपको ये प्लान करना है, 1 से 3 साल के लिए प्लान करना है, तो आप इक्विटी सेविंग्स फंड या बैलेंस एडवांटेज फंड इसका प्लान कर सकते हैं। जैसे आप स्पेसिफिकली महिलाओं के लिए पूछते हैं, क्योंकि हम हमेशा हमारा तो नॉर्मली जो बजट चलते हैं उसके अलावा भी हम थोड़ा बहुत बचा के ही चलते हैं। तो डेफिनेटली बजटिंग के टाइम पे अगर आपका प्लानिंग इस तरीके से हो, तो आप देखिए कि कभी भी आप फाइनेंशियल प्लानिंग की बात करें, आप महिला को साथ में रखिए, क्योंकि कितना भी हो जाए, अगर स्पेंडिंग हो भी जाती है लेकिन फिर भी वो आपको नुकसान नहीं कराएगी, वो आपको ऐसे सेल टाइम पे भी कहीं ना कहीं फायदा ही करा देगी। एंड आई एम श्योर जब लोन्स की भी बात आती है ना स्वाति, जैसे पंकज जी भी कह रहे हैं कि काफी टाइम कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन्स भी बढ़ जाते हैं ऐसे समय पे, क्योंकि दिवाली होती है तो लोगों को हाउस होल्ड इक्विपमेंट्स लेने होते हैं, आप वॉशिंग मशीन ले लो, ये सारी चीजें भी लेने का एक अलग से क्योंकि ऑफर्स चलते हैं। सो महिलाओं का एक तो सेविंग नेचर है, लेकिन एट द सेम टाइम थोड़ा बहुत बार्गेनिंग नेचर भी है। तो आई एम श्योर अगर आप फाइनेंशियल प्लानिंग और फेस्टिव प्लानिंग की बात कर रहे हैं, तो महिला को आपकी इस फेस्टिव प्लानिंग में इन्वॉल्व करेंगे ना, तो भी आपके लिए काफी फायदेमंद हो जाएगा। एंड बाकी जैसे मैंने कहा, मंथली आप उसको सेव करो, रिटर्न की कामना मत करो, लेकिन सेविंग की कामना करेंगे तो भी आपका ये बजट सही से चलेगा। तो जो कुछ कैटेगरीज की बात की यहाँ पर पूजा ने, पंकज जी 1 साल की प्लानिंग से लेकर थोड़ी सी लॉन्ग टर्म की प्लानिंग, 5 साल से ऊपर की प्लानिंग हो गई,
मतलब अभी के खर्चे तो चलिए हम अपने मौजूदा बजट से पूरे कर लेंगे, लेकिन हमें लग रहा है कि नेक्स्ट त्योहारी सीजन में हमें कुछ बड़ा करना है, तो वो 1 साल की जो प्लानिंग है वो थोड़ी प्रॉपर होनी चाहिए। यहाँ पे 3 से 5 साल के बीच में नया घर खरीदने का मन बना रहे हैं, नई गाड़ी खरीदने हैं, 5 साल से ज़्यादा में भी आपको कुछ और एक अच्छी प्लानिंग करनी है। कई लोग तो फेस्टिवल में सोचते हैं कि क्यों ना थोड़ा घूम लिया जाए, ये भी एक अच्छी प्लानिंग होती है फेस्टिव की। तो किस तरीके के फंड्स हैं, कैटेगरी जिसमें निवेश किया जा सकता है पंकज जी? बिल्कुल स्वाति, देखिए यदि हम बात करें कि 1 साल के अंदर आपको उसे पैसा सेव करना है और फिर उसे खर्च करना है कुछ ही महीनों में, तो ऐसे में लिक्विड फंड या आर्बिट्राज फंड, इस तरह के फंड्स आप कंसिडर कर सकते हैं। मैं फंड्स के नाम भी यहाँ पर साथ में अगर आप परमिशन दें तो बता दूँ, जैसे कि ICICI प्रूडेंशियल शॉर्ट ड्यूरेशन फंड है या आदित्य बिरला सन लाइफ लिक्विड फंड है, इस तरह के फंड्स आप कंसिडर कर सकते हैं। आर्बिट्राज में कोटक आर्बिट्राज फंड हो सकता है। लेकिन यदि आप 1 से 3 साल की बात कर रहे हैं, थोड़ा सा बड़े खर्चे की आप बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपके पास इक्विटी सेविंग्स फंड या कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड ये आप अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। जैसे SBI कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड है या ICICI प्रूडेंशियल इक्विटी सेविंग्स फंड है, इस तरह के फंड्स कंसिडर किए जा सकते हैं। लेकिन यदि बात हो 3 से 5 साल की, तो थोड़ा टाइम अधिक है। यहाँ पर आप बैलेंस एडवांटेज फंड्स जो कि हाइब्रिड फंड की कैटेगरी है, इससे कंसिडर कर सकते हैं। साथ ही आप कुछ लार्ज कैप फंड्स यानी कि इंडेक्स फंड लार्ज कैप कैटेगरी में जो हैं उन्हें कंसिडर कर सकते हैं। ये आपके लिए सूटेबल रहेंगे। तो जैसे ICICI प्रूडेंशियल बैलेंस एडवांटेज फंड या आदित्य बिरला सन लाइफ मल्टी एसेट एलोकेशन फंड और साथ ही एक्सिस निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, इस तरह के फंड्स को कंसिडर किया जा सकता है। लेकिन यदि बात हो लंबे समय की, घर लेना है, गाड़ी लेनी है, जहां पर 5 साल से भी अधिक का वक्त है, वहां पर आप कुछ, मैं ये नहीं कहूँगा कि स्मॉल कैप को शामिल कीजिए, बट यहाँ पर थोड़ा सा अग्रेसिव लार्ज एंड मिड कैप फंड्स या फिर इस तरह के फंड्स कंसिडर किए जा सकते हैं। और जैसे मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप फंड है या मेरे एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड है, इस तरह के फंड्स को आप कंसिडर कर सकते हैं। तो अलग अलग समय के अनुसार आप कैटेगरीज और उससे जुड़े हुए फंड्स को कंसिडर कीजिए अपने इन्वेस्टमेंट प्लानिंग के लिए। बिल्कुल, तो त्योहार ना पड़ जाए आपके बजट पर भारी, इसका ख्याल रखिए। इसलिए करनी होगी आपको अभी से तैयारी, और उसमें आपकी मदद की टिप्स, स्मार्ट टिप्स देने में पंकज जी और पूजा ने बहुत धन्यवाद आपको करते हैं। और इसी उम्मीद और कामना के साथ कि आप सभी का त्योहार रहे मंगलमय, हमें दीजिए इजाजत। वक्त एक ब्रेक का हो गया है। नमस्कार।